ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होगा। लगभग यहाँ 7 करोड़ नौजवान जो हैं बेरोजगार, उनको काम नहीं है। इसका चुनाव से क्या रिश्ता? इसका जो भी रिश्ता है न्याय से रिश्ता है। बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज जायज होता है। इंडिया न्यूज के खास शो किस्सा कुर्सी का में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की जिन तारीखों का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आज हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा उन तारीखों पर मुहर लगा चुके हैं जब बिहार की जनता बिहार के फैसले को लिखेगी। बिहार में इस बार 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, तीसरा 7 नवंबर। ये वो दिन होंगे जब मतदान होगा और 10 नवंबर को ये मालूम हो जाएगा कि इस बार बिहार में दिवाली कौन मनाएगा। लेकिन इस बार चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ होगा क्योंकि ये कोरोना काल का पहला चुनाव है। ना इस बार बड़ी बड़ी भव्य रैलियां होंगी, ना नेताओं का लाभ लश्कर आपको दिखाई देगा और ना ही नेताओं को नामांकन के नाम पर भौकाल टाइट करने का कोई भी मौका मिलेगा। आज बिहार चुनाव के शंखनाद पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है। It will have approximately 42,000 polling stations. बिहार में बज गया चुनावी बिगुल। दो 243 सीटों पर होगा महासंग्राम। एनडीए वर्सेस महागठबंधन में महामुकाबला। कोरोना काल का पहला चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिगुल बज चुका है। बिहार में 243 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों और 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदे जो है रिक्त पड़ी रह गई, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं और 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके 2 कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार में जदयू और भाजपा की सरकार ने एलजेपी के साथ मिलकर जो काम किया है। इस बार बिहार में 7.29 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 3.39 करोड़ महिला और 3.79 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जो बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन इस बार चुनाव बड़ी ही सावधानी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना की महामारी के बीच ये पहला चुनाव है। मतलब इस बार चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ होगा। न इस बार बड़ी बड़ी भव्य रैलियां होंगी, न नेताओं का लाव लश्कर देखने को मिलेगा।
ना सड़कों को पाट देने वाला रोड शो होगा। डोर टू डोर चुनाव प्रचार की अनुमति होगी, लेकिन कैंडिडेट सहित अधिकतम 5 लोग ही जा सकते हैं। रोड शो के लिए भी शर्तें लागू होंगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। उम्मीदवारों के नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है, लेकिन जो उम्मीदवार ऑफलाइन नामांकन भरेंगे वो अपने साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं ले जा पाएंगे। मतलब इस बार नामांकन के नाम पर कोई भौकाल टाइप नहीं होगा। कोरोना को देखते हुए कई खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं और मतदान कर्मियों को वायरस से बचाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा सके। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स, 40 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख फेस शील्ड और 3 लाख दस्तानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए 7.2 करोड़ दस्तानों की व्यवस्था की गई है। बिहार चुनाव में इस बार 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे। इसके साथ ही इस बार मतदान का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इतना ही नहीं, कोरोना मरीज भी आखिरी घंटे में अपना वोट डाल सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी मीडिया को देनी होगी। इस बार बिहार में कांटे की टक्कर है। नीतीश की अगुवाई वाला एनडीए फिर से अपनी जीत का दावा कर रहा है। उधर विपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी ताल ठोक रहा है। लेकिन बिहार में कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में असली बॉस जनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सभी पार्टियों के अपने बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उन दावों को जनता कितना पसंद करती है, जनता किस पर भरोसा दिखाती है, इसके लिए इंतजार हमें 10 नवंबर तक का करना होगा। और चूंकि आज चुनावी बिगुल बजा है और इसीलिए 1 घंटा खास मेहमानों को हमने साथ में जोड़ा है, उनसे जानेंगे बिहार का समीकरण कहता क्या है, बिहार की जनता के दिल की धड़कन आखिर किसे पसंद करती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं सुदेश वर्मा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, अंजुम जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से शामिल हो गए हैं, अजय कुमार जी एलजेपी का पक्ष रखेंगे, साधना भारती कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल अंजुम जी आपसे, 15 साल सुशासन का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, कृषि बिल को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। बिहार की जनता को समझाना कितना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है कि कृषि बिल किसानों के हित में है, एमएसपी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी उन्हें नहीं होगी, कैसे समझाएंगे बिहार की जनता को? अंजुम जी आवाज मिल रही है क्या आपको? अंजुम जी आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज, मेरी आवाज मिल रही है। अंजुम जी मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन जिन वादों की, जिन दावों की बात आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि आज भारत बंद किसानों के जरिए किया गया है, ये वही कृषि बिल है जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से राजनीति कर रही हैं। बिहार की जनता को समझाना कितना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है कि ये बिल किसानों के हित में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल जो है वो ध्वनि मत से पार्लियामेंट में पारित हुआ है और बिहार की आवाम जो है, बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि ये बिल उनके हित में है। तो बिहार की जनता को समझाने की मुझे नहीं लगता कि बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। बिहार की जनता ऑलरेडी इन बातों को समझ रही है। जहां तक विपक्षी आज भारत बंद किए थे, तो ये निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है, मैं कहूंगी कि वो एक निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निगेटिव राजनीति कर रहे हैं। उनको ये समझना होगा कि वो बिल पार्लियामेंट से ध्वनि मत से वो पारित हुआ है। नहीं, ये तो विपक्षी पार्टियों वाला जवाब आपने दे दिया। किसान तो बहुत साधारण से होते हैं, बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि कृषि बिल उनके खिलाफ है तो वो सड़कों पर उतरे हैं। किसानों की भाषा में, आम भाषा में कैसे आप एक किसान को समझाएंगे कि ये बिल आपके फायदे का है, इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा? ये एक चैलेंज रहेगा आपके लिए।
नहीं, बिल्कुल देखिए, जो हमारा कृषि बिल है वो बिहार की जनता इस बात को वो समझ रही है कि ये बिल उनके हित में है, उनके खिलाफ नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए ये बिल लिया गया है। तो बिहार की आवाम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है। हाँ, सारिका जी, ऐसा है क्या? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि ये बिल किसानों को और ज्यादा गरीब बना देगा। सारिका जी, आवाज मिल रही है? सारिका जी से आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा आसान ये डगर रहने नहीं वाली है, तमाम मुश्किलें आएंगी इसमें। इस बीच कांग्रेस से साधना भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साधना जी, आपको आवाज मिल रही है? अगर मिल रही है तो मैं आपसे सवाल पूछूं। साधना जी, शायद कनेक्टिविटी में। हाँ, साधना जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। साधना जी, एक बात समझाइएगा। देखिए, चुनावी बिगुल का ऐलान भी हो गया, तारीखों का ऐलान भी हो गया, अब तो पूरा दमखम सब पार्टियां लगा रही हैं, तमाम पार्टियों का जिक्र बिहार में हो रहा है। ये कांग्रेस इतनी पीछे कैसे रह गई? कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई जिक्र नहीं। देखिए, इसमें जिक्र क्या होना है, चुनाव सामने है, चुनावी मैदान में हम भी आएंगे और किसानों के हित की बात को लेकर, बेरोजगारी के निदान के साथ जो किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हो, हम उस चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन मैं एक चीज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ बता दूं, बड़ी किसानों की बात कर रहे थे। देखिए, मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ और किसान परिवार की बहू हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ क्लियरली, अभी ये जेडीयू की शायद प्रवक्ता थी जो यहाँ पर बोल रही थी कि कृषि बिल बिल्कुल सही है, बहुमत के साथ पास हुआ है। तो पहली बात, बिना बहस के, बिना वोटिंग के, आप वॉइस की वोटिंग से अगर कोई बिल पास कर लेते हैं और मत विभाजन की बात होती रही, डिवीजन की बात हम करते रहे चिल्ला चिल्ला कर राज्यसभा में, जब आप नहीं सुनेंगे तो इसे बहुमत से बिल पास होना नहीं कहते मैडम। पहली बात ये। दूसरी बात, कृषि बिल में आपने एमएसपी की गारंटी को नहीं रखा। जब आप समर्थन मूल्य की गारंटी को नहीं रखेंगे तो किसान जाएगा कहाँ? अभी मैं अपने खेत में बैठी हूँ, यहाँ किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है और मेहनत करता है और फसल को बेचने के लिए मंडी में जाता है। देश में 86% किसान ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ भूमि भी नहीं है, 5 एकड़ से कम है। वो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लाएगा फसल बेचने के लिए? पहले आप ये बताइए। और दूसरी चीज, ये जेडीयू बात करती है तो अच्छी नहीं लगती बोलते हुए। पहले इनके लिए आरजेडी बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज आरजेडी बुरी हो गई। पहले भाजपा बुरी हुआ करती थी, आज भाजपा अच्छी हो गई। इनके मुख्यमंत्री ने क्या काम किया बिहार में? पुल बनाए, उसका उद्घाटन किया और दूसरे दिन पुल ढह गया। इसे काम करना कहते हैं? बच्चियों को इन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे, इन्होंने स्कूटी देने का वादा किया था, स्कूटी नहीं दी। आज मोदी सरकार में आप जो वाहवाही कर रही हैं, अरे बंद हुए सब कारोबार, महंगाई की मोदी मार, आज कोरोना से मच रहा हाहाकार, पाकिस्तान कर रहा रोज प्रहार, नेपाल चाहे अब तकरार, चाइना चोरी को तैयार, सीना जोरी को तैयार। अरे मोदी जी और नीतीश जी, बंद करो ये अत्याचार। और मन की बात की नहीं, अब जन की और किसान की बात कीजिए। और विपक्ष ने बंद नहीं किया था, आज हिंदुस्तान के किसने बंद किया था? क्योंकि आज पता लग गया है कि आप किसान विरोधी हैं, आप मजदूर विरोधी हैं। आपने गरीबी मिटाने की बात की थी, लेकिन आप गरीबों को साफ करने में लग गए हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। साधना जी, एक बात बोलूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आपने डिबेट के लिए तैयारी की है और जो आप बहुत आसानी से और बहुत ही फ्लॉलेस बोल रही हैं। लेकिन काश की थोड़ी सी भी तैयारी आपने बिहार इलेक्शन को लेकर की होती तो मैं कुछ कह पाती कि कांग्रेस ने ऐसा कह दिया या कांग्रेस की तैयारी ये है। मुझे चुनावों की तैयारियों में कोई जिक्र कांग्रेस का नहीं मिला, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। लेकिन हाँ, डिबेट की तैयारी आपने बहुत अच्छे से की है। सुदेश जी, कृषि बिल को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है, भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से हुआ है, कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उस पर अलग अलग तरीके से अपनी राय भी रख रही हैं, राजनीति भी कर रही हैं। कितना ज्यादा मुश्किल ये बीजेपी के लिए रहेगा? हरसिमरत कौर बादल ने इसी बिल के चलते इस्तीफा दे दिया। जब अपने मंत्री को समझा नहीं पाए तो कैसे बिहार की जनता को समझा पाएंगे कि ये बिल बिहार पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, बिहार के किसानों पर? इस मुद्दे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे लोग हैं, थोड़ा सा बिहार की एपीएमसी को स्टडी कर लेते तो आपको समझ में आता कि बिहार गवर्नमेंट ने एपीएमसी को ऑलरेडी अमेंड कर दिया था, जिससे वहाँ के किसान एपीएमसी मंडी को छोड़ के दूसरे मंडियों में अपना अनाज और अपने लाइव स्टॉक को, जानवरों को बेच सकते हैं। वही महाराष्ट्र ने भी किया अमेंडमेंट।
तो वहां ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है। जो केंद्र सरकार लॉ ला रही है, ये दोनों फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन उसका जो गोल है वही है। तो बिहार में किसान ऑलरेडी यूज टू है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। और ये तो हम लिमिटेट करें। देखिए, आपको पता है बिहार से आप हैं, वहां बटाई पर खेती होती है, कहीं कहीं 70% वो ले जाते हैं जो खेती करवाते हैं, और जो खेती का मजदूर मालिक है उसको 30% ही मिलता है। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमीन को लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं जब नहीं दे पाता। जो लॉ ला रहे हैं हम लोग, उस लॉ के तहत किसानों का जमीन कोई नहीं कब्जा कर पाएगा। कोई भी डिफॉल्ट हो जाए। अच्छा, मतलब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि ये बिल गरीबों को और गरीब कर देगा, ये तो महज राजनीति कर रहे होंगे, सिर्फ अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। साथ ही एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर 18 महीनों को अगर मैं छोड़ दूं तो जो 15 साल से सुशासन है, 15 साल से जो एनडीए की सरकार है, इसमें बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ना होना अखरता है क्या? इस बार कुछ बदलाव होगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी को पूरा मैंडेट है, नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भी सुशील मोदी हैं, और आपको पता है बाकी नेता भी हैं, मंत्री। तो ऐसा नहीं है, कंबाइंड सरकार है। और जो नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, थोड़ा याद कर लीजिए, पहले जब आरजेडी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तो क्या होता था वहां पर? किडनैपिंग होता था डॉक्टरों का, या जो भी कुछ पैसा कमा ले, क्योंकि कुछ धंधा ही नहीं था। किडनैपिंग कर लो, उठाईगिरी कर लो। आपको याद है, बहुत बड़ा मुद्दा था राष्ट्रीय पटल में, मीडिया में भी। इसको मत भूलिए। थोड़ा वक्त लगता है पटल में आने में, काफी अच्छा काम हुआ है। और एक रिन्यूड मैंडेट के साथ लेकिन आप जानते हैं 15 सालों को लेकर भी सवाल बहुत से हैं। अभी आपके पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं उनके जरिए भी आप जान लेंगे, मुझसे भी आप जान लेंगे। आप रहिएगा। अजय कुमार जी, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, ये जो नाराजगी फिलहाल चल रही है, एनडीए के घटक दल की तरह ही इंट्रोड्यूस कराऊं आपको, या इसमें कुछ बदलाव होने वाला है? तो इस बात को आप समझें, हम कह रहे हैं कि यथा स्थिति का आकलन हो। जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमने क्या अच्छा किया, क्या हम नहीं कर पाए, जिस पर आज विपक्ष हम पे हमलावर है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो मांग है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 लाख लोगों से, हमारे अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने 5 लाख लोगों से कोरोना के पूर्व में मुलाकात करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसमें जनता की समस्या है। और हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार अब तक चल रही थी, ये आरजेडी और जेडीयू की मैनिफेस्टो पर चुनकर आई थी, और उसी मैनिफेस्टो पर यहाँ काम हो रहा था। तो जब ये गठबंधन एनडीए का है, तो एनडीए का मैनिफेस्टो क्यों नहीं हो? यही हमारी मांग है। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे नड्डा जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या इवन नीतीश जी हैं, वो हमारी इस बात को नहीं समझेंगे। वो समझेंगे उसी तरह से जो लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बीच में, अक़लियत के बीच में, जिसके लिए हम संघर्ष करते आए हैं, उसके आधार पर हमें सीट मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब मैनिफेस्टो को लेकर आपकी नाराजगी है, लेकिन आपकी तरफ से मैनिफेस्टो में होना क्या चाहिए? ऐसे कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि बिहार की जनता के बीच रखे जाएं, और क्या आपकी नाराजगी के वो पॉइंटर्स हैं, उनको लेकर भी डिस्कशन आपसे आगे करूंगी। आप सभी मेहमान रहिएगा हमारे साथ। ये बिहार के किसान भी हैं ऐसे जो कि भारत बंद में शामिल हैं, जिनकी तरफ से व्यापक असर भी दिखाई दे रहा है, जो कि इस आंदोलन में शामिल भी हुए हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको मन संतुष्ट करके आप बैठे हो कि नहीं, बिहार के किसान नहीं है इस बिल के खिलाफ, तो अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ सवाल मेरा जेडीयू से है, मेरा सवाल अंजुम जी आपसे है, क्योंकि शुरुआत मैंने आपसे ही की थी। 15 साल सुशासन की सरकार, दावा तो बहुत बड़ा बड़ा हुआ, लेकिन ये कैसा सुशासन है जिसमें विपक्ष कई मुद्दे उठा भी रहा है। हालांकि मैं विपक्षी पार्टी से बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरे भी कई सवाल हैं। मेरा सवाल है, जो लाखों लोग प्रवासी मजदूर बिहार लौटे, उनके लिए इंतजाम क्या हुआ? कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इंतजाम क्या हुआ? हमने देखा अस्पताल में पानी भरा, डॉक्टर को ठेले से गुजर कर जाना पड़ा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप नकार नहीं सकते, टाल नहीं सकते। बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर बेहतर नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है, किसान सड़कों पर हैं ही। इन सब मुद्दों को कैसे नकारेंगे?
देखिए रचना जी, हम लोग को थोड़ी सी इन बातों को समझना होगा। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, वो जो पुल, करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल 1 महीने भी टिका नहीं, क्या ये सब समस्याएं आपके आड़े नहीं आएंगी? क्या सवाल नहीं पूछेगी बिहार की जनता? हाँ, तो रचना जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि ये थोड़ी सी समझनी होगी कि जब 2005 में बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दिया, अपना मुस्तकबिल तय करने का, तो उस टाइम ये हम सभी लोग जानते हैं कि 2005 के पहले का बिहार एक बदहाल बिहार था, एक करप्शन में डूबा हुआ बिहार था, अपराध में डूबा हुआ बिहार था, और ये वही बिहार था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था। वहां से माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का सफर तय किया। आपको लगता है 2005 के पहले की बातें करके ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज हो जाएगा? 15 साल बहुत होते हैं, किसी भी राज्य की तकदीर, तस्वीर बदलने के लिए मेरे ख्याल से बहुत होते हैं 15 साल। बिल्कुल, तकदीर भी बदली है और तस्वीर भी बदली है। तो आप 2005 से पहले का जिक्र प्लीज 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 मत कीजिए। बिहार है आज, वो विकासशील डेवलपिंग स्टेट है बिहार। और जिस ब्रिज की बात करें रचना जी, समझिए ब्रिज में और अप्रोच रोड में फर्क होता है। आप लोग जो बार बार एक नैरेटिव बोल रहे हैं लोग कि ब्रिज टूटा, तो इस चीज को मैं बहुत क्लियर कर दूं, हमारी एक नेता है कांग्रेस की, जिन्हें ये नहीं पता है कि ब्रिज और अप्रोच रोड में फर्क क्या है, तो इसको पहले वो समझ लें। वो अप्रोच रोड टूटा है। और दूसरी बात, विकास की डेवलपमेंट की बात हो तो माननीय नीतीश कुमार जी ने मानव विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी लंबी लकीर देश के सामने खींची है। मानव विकास की बात न्याय के साथ सबका विकास कहा था, और मैं अगर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप इस चीज को गौर करें, जो काम हुए हैं उसको दूसरे राज्यों ने, हमारे एजेंडे को दूसरे राज्यों ने अनुसरण किया, और साथ ही साथ केंद्र ने भी हमारे जो एजेंडे थे उसको केंद्र ने भी अनुसरण किया है। तो हमारा नेता नीतीश कुमार, हमारा बिहार जो एक बदहाल बिहार था, आज वो डेवलपिंग स्टेट है। और हमारा एजेंडा इस बार के चुनाव में क्या है, जो हमारा विकासशील बिहार है उसको अब विकसित बिहार बनाना है। आप कह रही हैं डेवलपिंग स्टेट है, अगर इतना ही ज्यादा विकसित है तो फिर क्यों वहां से मजदूर बाकी दूसरे राज्यों जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं काम के लिए? और आपने देखा ना, वो छाले भूल गई आप, वो सड़कों पर मजदूरों का मीलों पैदल चलना भूल गई आप। किसी की मौत हो गई, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, कोई रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे गया, उन सब बातों को भूल गई आप। आपने दो इश्यूज मुझसे डिस्कस किया। पहला आपने कहा कि मजदूर क्यों बाहर जा रहे हैं, तो रचना जी ये समझना होगा, ये हमारा जो मुल्क है ना, हमारा देश, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। किसी को भी आने और जाने की स्वतंत्रता है। अगर बिहार के लोग आज जा रहे हैं बाहर, तो इसी बिहार में दूसरे स्टेट के भी लोग आकर के यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट उन्होंने लिया है, उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिला है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात, आपने जिन मजदूरों की बात कही है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि वो जो कोरोना काल, हम सभी को पता है कि ये विपदा एकाएक आएगी, विश्व में किसी को नहीं पता था। हमारा जो बड़े बड़े स्टेट थे, बड़े बड़े देश थे, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे। एक विपक्ष जो है एक ऐसा नैरेटिव बनाया, मैं क्यों ना कहूँ कि हाथ तो आप भी लोग खड़े कर रहे हैं, मैं क्यों ना कहूँ, आप 2005 से पहले का जिक्र करेंगी तो मैं क्यों ना कहूँ, 15 साल बहुत होते हैं। बाढ़ में कुछ भी तस्वीर बदली क्या लोगों की? उसी तरह से सड़कें डूबती हैं, उसी तरह से घर डूबते हैं, उसी तरह से लोग अपने सर पर अपना सामान रखकर मीलों पैदल चलते हैं, सोचते हैं कि कम से कम जान बचा लें अपनी। सारिका जी, क्या ये सब सवाल मौजूदा सरकार से नहीं पूछे जाएंगे? और साथ ही साथ सवाल मेरा आपसे भी है, नया जोश नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार, ये नारा दिया तेजस्वी ने, बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, तेजस्वी ने अपनी तस्वीर भी चिपका दी, क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? आरजेडी जिसने खड़ी की, जिसने मजबूत की, लालू प्रसाद यादव गायब हैं, राबड़ी यादव गायब हैं, पोस्टर में किसी को जगह नहीं मिली। के लिए तेजस्वी यादव जी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला, फिर बोल रही हूँ। आज नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, लगातार हर दिन तेजस्वी जी की फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये उनका एक अपना व्यक्तिगत पहचान है। और आरजेडी में वो हम सब जानते हैं कि पिछले डिप्टी सीएम वो रह चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार सी बात है कि। और रही बात राबड़ी देवी और अच्छा, फैन फॉलोइंग ज्यादा है इसीलिए लालू की तस्वीर नहीं लगी, ऐसा है? न्यायिक
कार्य के तहत वो अभी रिम्स में है, तो अभी डिस्पेंसरी बाकी है, अभी पेंडिंग है, तो उनका आना अभी संभव नहीं है। या हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इलेक्शन के टाइम में हम सबों के बीच में रहें, वो भी हो सकता है। लेकिन रही बात तेजस्वी जी के पोस्टर में अकेले होने की, तो एक युवा सोच नई सरकार वाले जो आपने पढ़े हैं वो स्लोगन को, तो तेजस्वी जी अच्छा, ये नई सोच कहाँ नजर आ रही है? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये नई सोच कहाँ है? लोगों के बीच जा रहे थे क्या? एक आध तस्वीर मिली थी बीच में, जब पुल टूटा था तब पहुंचे थे, जब लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे तब पहुंचे थे। ब्रिज नहीं फिर आपने लगता है फिर आपने नोटिस नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि लगातार चाहे वो बाढ़ का मैटर हो, चाहे वो कोरोना का मैटर हो, वो लगातार लोगों के बीच में जाने का उन्होंने काम किया है। आप कोरोना के टाइम में भी देख लीजिए, वो जहाँ थे वहां से उन लोग देश के कोने कोने से उनको संपर्क कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, और तेजस्वी जी उन तक अपनी मदद पहुंचा भी रहे थे, और जितनी हो सकती थी वो उन्होंने किया उस टाइम में। रही बात बाढ़ की, आप एक इकलौते तेजस्वी यादव ही हैं जो लोगों तक, दूर सुदूर इलाकों तक वो पहुंचकर उनकी खैरियत जाने हैं, पूछे हैं तो वो किस हाल में हैं, और उनकी मदद भी उन्होंने की है। इंतजार करते हैं अगर जनता के दिल को वाकई छुआ होगा कि तेजस्वी वाकई हमारे बीच आए, हमारे भले के लिए आवाज उठाई या हमारे लिए कोई हित का कार्य कर दिया, तो हो सकता है कि इलेक्शन में जवाब भी दे बिहार की जनता। और जितना आप दावा कर रही है कि तेजस्वी आम लोगों के बीच में पहुंचे, आप जवाब मिल जाएगा। 10 नवंबर तक का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन आरजेडी जिस MY समीकरण पर काम करती है, MY जो फॉर्मूला उसका है, क्या बीजेपी उसका काट निकाल पाएगी? सुदेश वर्मा जी, बीजेपी काट निकाल चुकी है। हाँ, क्योंकि विकास जो है, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में रह रहे हैं, उनको पता है कि आप किस पैमाने पर विकास देखना चाहेंगी। बिजली, सड़क, पानी पर देखना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर देखना चाहेंगे। इन सारे मापदंड पर जब आप प्रयास करेंगी कंपैरिजन करने का कि 15 साल पहले कौन था, तो नीतीश जी की सरकार बहुत बहुत आगे है। मैं ये नहीं कह रहा कि और जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास तो निरंतर चलते रहता है और नीतीश जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक भी दाग उनके दामन में नहीं है। बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिया है, समाज के सभी लोगों को साथ लेके चला है, तो उनको किसी समीकरण की आवश्यकता नहीं है। एनडीए बहुत सशक्त है और आप देखिएगा बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीत कराएंगे। अगर बहुत काम किया सुदेश जी, तो 15 सालों का काम दिखता क्यों नहीं बाढ़ में, दिखता क्यों नहीं कोरोना काल में, दिखता क्यों नहीं चमकी बुखार में? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर होती हैं, रोजगार युवाओं के पास है नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ जाता है। ये सब चीजें तो पूछी जाएंगी। शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो निश्चित ही जो विरोधी हैं वो हमारी नाकामयाबी जो भी रही होगी उस पर फोकस करेंगे। हाँ। और हम बताएंगे हमने क्या किया है। और बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत समझदार है। हाँ। आपको पता है माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दे पर भी ये मुद्दा भी आएगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इन माइग्रेंट सुदेश जी, सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, सुनिए ना, सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, आपके तो खुद के सहयोगी दल आपसे नाराज हैं। एलजेपी की तरफ से नाराजगी सामने आ तो गई है। अजय कुमार जी, जिस मैनिफेस्टो का जिक्र आप कर रहे थे, आपको क्या लगता है बिहार की जनता के लिए मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए था जो नहीं है, जिस पर आपकी नाराजगी है? देखिए, जो वैसे तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है वो है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये जो पलायनवादी परंपरा पिछले 70 साल से बिहार में चली आ रही है कि बिहार के लोगों को बिहार के अंदर शिक्षा नहीं, बिहार के लोगों को बिहार के अंदर चिकित्सा नहीं, हाँ। बिहार को उसका जो उसकी पूंजी है बैंकों में जमा है उसमें से हिस्सा नहीं, जो उनको शिक्षा के लिए बाहर का मुख करना पड़ता है, ये सारी चीज पे इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में काम होना है, जो हमारी मांग है, ताकि बिहार देश का अव्वल राज्य बन सके। बिहारी जो बहुत बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप आईएएस देखें, चाहे आप आईपीएस देखें, हाँ। चाहे आप जर्नलिज्म को देख लें, पत्रकारिता को देख लें, सुदेश जी बैठे हैं, आप बैठी हैं, सब लोग इतना बुद्धि और इतना सामर्थ्य होते हुए भी हाँ। आखिर हमको क्यों दूसरे राज्यों के सामने मतलब सर झुकाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है?
तो हमारा यही सवाल है, इसी अस्मिता का सवाल है इस बात। हाँ अंजुम जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए इस पर। मैंने कहा आपको कि हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहली चीज तो मैं ये हमारे जो एलजेपी के प्रवक्ता भाई हैं, हाँ। नहीं, ये इस बात को वो एग्री भी करेंगे कि एनडीए का जो गठबंधन है एक बहुत ही मैच्योर और नेचुरल हमारा अलायंस है डेवलपमेंट को लेकर, और यही कारण 15 वर्षों में जो हमारा अलायंस था तो बीच का अगर समय छोड़ दे, बिहार जो इतना आज विकास किया है, ये भी समझना होगा कि इन हालात में बिहार हमें एनडीए को मिला था 2005 में हालात में था, ये समझना होगा। आप 2005 को भूल जाइए ना, 15 साल मैं कह रही हूँ बहुत होते हैं, 15 साल बहुत होते हैं मैम। सुदेश जी आप बताइए ना, आप कह रहे हैं विपक्ष, ठीक है विकास होता तो ये सवाल क्यों होता मैम? आपके खुद के सहयोगी दल आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सुदेश जी विपक्षियों को जवाब तो बाद में दीजिएगा, पहले सहयोगी दलों को तो संतुष्ट कराइए, शांत कराइए। देखिए सभी को जवाब मिलेगा रचना जी, क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं और सभी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एनडीए बहुत स्ट्रांग इमर्ज करेगी, ये बात जो एलजेपी की भी है, इनके सीनियर लीडर्स हमारे नेताओं के टच में है, कोई मुद्दा नहीं होने वाला, और अपोजिशन के हर चीजों का पिन पॉइंटेड लेके आए, उसका जवाब मिलेगा और बिहार की जनता इस डिबेट को देखेगी, आपके चैनल पर भी होगा और उसके बाद अपना मत बनाएगी। बिहार की जनता तो देख रही है सर, पिछले 15 साल से भी देख रही है और उससे पहले भी देख रही है। अजय कुमार जी, सुनने में ये भी आया है कि बीजेपी ने ऑफर दिया है जेपी को, 25+2 का कोई ऑफर दिया है, 25 विधानसभा 2 विधान परिषद, ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, हमें इतना मालूम है कि एनडीए इंटैक्ट रहने वाला है, जो संकेत भाजपा दे रही है, जो संकेत नीतीश जी दे रहे हैं। हाँ। अब जहां तक सीटों के तालमेल की सवाल है, या हम किस सीट पे लड़ेंगे, वो किस सीट पे लड़ेंगे, अच्छा, ये सारी चीजें जब हमारी बैठक हो रही है लेकिन किसी उसमें नतीजे तय पर हो पहुंची नहीं जाएगा, है। और इसीलिए हम लगातार साधना जी मांग कर रहे 20 सेकंड में मुझे अपना जवाब दीजिएगा, सोशल मीडिया से हटकर, सिर्फ डिजिटली हटकर, कांग्रेस क्या करने वाली है बिहार इलेक्शन में? कांग्रेस, मैंने कहा विकास के आधार पर हम उतरेंगे। मैं इतनी ही बात कहूंगी कि अभी ये लोग एपीएमसी एक्ट की बात कर रहे थे। देखिए गुजरात में हुए थे महात्मा गांधी जी जो सत्य ही बोलते थे, और गुजरात से मोदी जी जो झूठी ही बोलते हैं। एपीएमसी एक्ट जैसे ही हटाए उससे किसानों को नुकसान है, मंडियां खत्म होने की नौबत पे आ जाएंगी, तो छोटे छोटे उद्योग कहाँ बचेंगे? कम से कम इतना तो सोचिए, झूठ फरेब फैलाना बंद कीजिए और झूठ बोलना बंद कीजिए, चाय पर चर्चा बंद कीजिए, चुनाव पर, किसान पर और बेरोजगार पर खर्चा शुरू कीजिए और डायरेक्ट कैश भेजने का काम करें। और जो आपने ये काला कानून बनाया है इसे वापस लेने की सोचिए, नहीं तो ये बिहार की जनता भी सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। और जिसने बिहार का डीएनए पूछ लिया था, ये जेडीयू उसी बीजेपी की गोद में बैठ गई है, तो इसकी दोगली नीति पूरा देश समझ रहा है और पूरे बिहार की जनता समझ रही है। अच्छा बोलती हैं आप, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत फ्लॉलेस बोलती हैं आप, लेकिन डिबेट के साथ साथ मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ा सा फोकस करे मैम बिहार इलेक्शंस पर भी। सिर्फ ट्विटर पर चंद ट्वीट करने से या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से इलेक्शन आप जीत नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिस्कशन इसलिए क्योंकि बिहार में अब चुनावी बिगुल बज तो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, 10 नवंबर तक का इंतजार रिजल्ट्स के लिए करना होगा, लेकिन ये वही वक्त है जब पूरा दमखम सब पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन बिहार की जनता के दिल में कौन बसता है ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा।